नमस्ते दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है भाई फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो मेरा चैनल है क्लास बाय शारंग, इसके ऊपर एक सीरीज शुरू है जिस पे अपन पॉलिटी का हर एक चैप्टर लेते हैं, हर एक कंसेप्ट लेते हैं और उसको डिटेल में सीखते हैं। तो डिटेल में सीखने की जब बारी आती है ना, तो आज का जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये जो चैप्टर है या ये जो कंसेप्ट है, ये जो एक चीज़ है अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानना खाली पढ़ाई के हेतु से आप मत देखो, मत सुनो। फंडामेंटल राइट्स जो है ना, ये बियॉन्ड एवरीथिंग है। ये अपने मूलभूत अधिकार है। ये जो लैंड है, ये जो अपनी भारत भूमि है ना, इस भूमि के ऊपर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अपन लेके साथ में चल सकते हैं अपने ऊपर, अपने साथ, अपने जहन में, अपने अंदर, वो है फंडामेंटल राइट्स। अगर ये फंडामेंटल राइट्स आपके पास नहीं है या आपसे कोई छीन लेता है, यानी स्टेट छीन लेता है, तो आपके जीने का वैसे भी कोई मतलब नहीं। तो ये फंडामेंटल राइट्स क्यों है, किसके लिए है, किस वक्त होते हैं, किस वक्त नहीं होते, कहाँ पे स्टेट यानी ये भारत देश आपसे फंडामेंटल राइट्स निकाल सकता है, या आपके पास ऑल टाइम कौन से फंडामेंटल्स रहेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में ना आज अब अपन देखेंगे। क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स से ऐसी एक चीज़ है जो अपने को ये भारत देश का सिटीजन होने के नाते कुछ चीज़ें ऐसे अपने को मिलती है कि उसके प्रति ये स्टेट ऑब्लिगेटरी है, यानी स्टेट को अपने लिए चीज़ें करना ही पड़ेगा। और अगर वो चीज़ें नहीं होती है तो अपन बस सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं कि मेरे साथ इस तरह से अन्याय हुआ है। स्टेट को मेरे लिए और मेरे को स्टेट के लिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, दोनों के बीच में जो रिलेशन, जो रिलेटिव एक फिनोमिना है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन इस चैप्टर में देखेंगे। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द स्टडी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भाई आपको जीने के लिए आपको ना एक शक्ति प्रदान करता है। तो ऐसे ये फंडामेंटल राइट्स का जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर जो आज का है ना, जहाँ पे आपको पूरी तरह से फंडामेंटल राइट्स क्यों है और किस लिए है, सारी चीज़ें इस चैप्टर में आपको पता चलेगी। तो सबसे पहली चीज़ जो है ना भाई, ये जो फंडामेंटल राइट्स जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपन ने लिए है, वो लिए है भाई यूएसए से। 1786 में इंडिपेंडेंस मिला, 4 जुलाई 1786 को इंडिपेंडेंस मिला यूएसए को फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनीज। 13 ब्रिटिश कॉलोनीज हुआ करते थे। जॉर्ज वॉशिंगटन उनके सेनापति थे और फिर वो पहले प्रेसिडेंट भी बने थे, जॉर्ज वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट फंडामेंटल, अगर आपको एग्जाम के हिसाब से देखना है तो ये आता है भाई पार्ट 3 में, पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। तो इसकी टेक्निकलिटीज के बारे में अपन आगे देखेंगे। इसके पहले इसका अपन फिलोसॉफिकल पार्ट देखते हैं, यानी कंसेप्चुअल पार्ट देखते हैं कि क्यों है। तो फंडामेंटल राइट्स होने की मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक बेसिस जो है ना आदमी की, यानी वी द पीपल ऑफ दिस कंट्री, उसकी ने भाई ऑल ओवर डेवलपमेंट होने को होना। ऑल ओवर डेवलपमेंट भाई, ऑल ओवर डेवलपमेंट यानी एक्चुअली किस, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट थिंग, यानी कौन सी चीज़ों की डेवलपमेंट होने को होना भाई। तो वो डेवलपमेंट होने को होना भाई इंटेलेक्चुअल, ठीक है, मॉरल, स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिस्टिक। देखो यार, मैं ना आपको एकदम बेस बताता हूँ। बेस, वी आर लिविंग इन अ कंट्री, तो एक स्टेट का फॉर्मेशन तो हो गया है, एंड एक स्टेट है, ये अपना भारत देश है। तो भारत देश के पास ना एक सार्वभौमता यानी सर्वाधिकार है। भारत देश जो डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट में जो लॉ बनेगा वो अपने को मानना पड़ेगा, वो तो फाइनल चीज़ है। बट भारत देश ऐसे कुछ भी लॉज नहीं बना सकता जो मेरे लाइफ में वो इन्वेड ही कर ले भाई, उसका ऐसा इन्वेजन हो जाए कि मैं मेरे हिसाब से जी ना सकूं। तो वो ऐसे लॉज बना के क्या फ़ायदा है, बराबर है ना। मैंने मेरे रक्षण के लिए या मेरे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये कंट्री का मैंने एस्टेब्लिशमेंट किया है, ये भारत देश बना है मेरे लिए, बराबर है। तो अगर ये भारत देश मेरे लाइफ में इस तरह घुस जाता है कि मैं मेरे हिसाब से जी नहीं सकता, तो उस चीज़ का फ़ायदा क्या है। तो वो जो गवर्नमेंट है
वो जो पार्लियामेंट है वो तुम्हारी लाइफ में एकदम डायरेक्टली घुस के तुम्हारी लाइफ को इन्फ्लुएंस ऐसा ना कर सके तुम तुम्हारी लाइफ जी ना पाओ, इसलिए ना फंडामेंटल राइट्स दिए गए। तो गवर्नमेंट के एक प्रकार जो आर्बिट्रेटरी लॉज जो होते हैं या गवर्नमेंट का अगर इन्वेंट तुम्हारी लाइफ में डायरेक्टली होता है तो वो हो ना सके, इसके लिए ना भाई फंडामेंटल राइट्स है। यू शुड देयर शुड बी द गवर्नमेंट ऑफ लॉ नॉट ऑफ मेन। यानी कुछ चंद लोग बैठ के कुछ चीज़ें ऐसे डिसाइड ना कर ले भाई कि वो तुम्हारी लाइफ जी ना सके। तो यू शुड बी द गवर्नमेंट ऑफ लॉज, तो लॉज बनाए गए तो वो तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स अपने को मिलते हैं तो उससे क्या होगा भाई ओवरऑल अपना जो मैं जो आपको बोल रहा नहीं कि मैं मेरे हिसाब से जीना चाहता हूँ, बट फॉर द सेक ऑफ व्हाट, फॉर द सेक ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट। तो वो डेवलपमेंट कैसा, मटेरियलिस्टिक। यानी अगर मेरे को इच्छा है भाई कि मेरे को कौन सी भी, इफ़ आई हैव अ मनी, तो मुझे लग सकता है ना भाई कि मैं एक तो थार लूँ या वैगन आर लूँ या होंडा सिटी लूँ या अमेज बलेनो जो भी है, मैं मेरे हिसाब से जो भी कार चाहिए वो लेने को होना मेरे को, क्योंकि वो मेरी इच्छा है। तो वैसे वो मटेरियलिस्टिक ग्रोथ होने को होना। अगर मेरे को स्पिरिचुअल, यानी अगर मैं भाई आईआईटी में पढ़ के, ठीक है, आईआईटी में पढ़ के अगर मैं बहुत बड़े एमएनसी में काम कर रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि नहीं ये सब नकली चीज़ें है, मेरे को भाई इस जीने का पर्पस ढूंढना है। जैसे भाई वो आईआईटीएन बाबा कर रहे हैं तो उसको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ होना अभी, तो वो आदमी वो भी कर सकता है भाई। तो उसके लिए सरकार बीच में नहीं आ रहा, तो उसका फंडामेंटल राइट है। तो फॉर द सेक ऑफ द स्पिरिचुअल ग्रोथ, और स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी खाली अध्यात्मक में जाके ही नहीं, वो अपने हिसाब से कुछ भी अपना अध्यात्म अपना स्पिरिचुअल में कुछ भी ढूंढ सकता है। उसको अगर मेडिटेशन ही करना होगा, उसको दिन रात भाई एक आधे लकड़े को लेके उसको स्कल्पटिंग ही करना होगा, तो वो भी उसके लिए स्पिरिचुअलिज्म हो सकता है। उसका पाथ जो है स्पिरिचुअल का, दैट पाथ में बी सम काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग, बराबर है। उसको पेंटिंग ही करना है तो वो भी उसके लिए स्पिरिचुअलिज्म हो सकता है। उसके भी अलग अलग एंगल्स होते हैं। तो उस तरह अगर मोरल भाई एक आदमी को एक सोसाइटी में अगर रह रहा है वो, तो एक मोरल वैसे भी ग्रोथ होने को होना ना, जस्ट फॉर द सेक कि मेरे को कैसे भी रहना है, इसके लिए वो दूसरे आदमी को हार्म तो नहीं कर सकता। और उसी के साथ ये सब चीज़ें मतलब इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, यानी कि भाई जो एक कॉमन आदमी होता है उससे उठ के मुझे कुछ एक अलग लेवल पे जाना है। अभी इंटेलेक्चुअल होता नहीं खाली बहुत सारे मार्क्स मिलना, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे बुक्स पढ़ना, ज्ञान देना, वही बात नहीं है भाई। अपने हिसाब से जीने के लिए जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होने को होना, वो ग्रहण अगर करना है तो उसकी जो इंडिपेंडेंस, उसका जो फ्रीडम है वो हर आदमी के पास रहने को होना। तो अगर वो ये सारी 4 चीज़ें रहती है तो उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा वो काफ़ी सही होगा। और पूरा अपना समाज में अगर हर ऐसी चीज़ें हर आदमी को मिलती है भाई, तो अपना क्या ही समाज बनेगा। तो ये समाज के ऊपर तो अपन बहुत सारी टिप्पणी कर सकते हैं और इसमें तो अपने पास बहुत सारी चीज़ें बोलने लायक है भाई। तो लेटेस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल समय रहना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपन उसके बारे में एकदम बे इंतहा डिप में जाके बात करेंगे। तो ऐसा है भाई अपना फंडामेंटल राइट्स। अगर ये फंडामेंटल राइट्स ही नहीं रहते तो फिर जीने का क्या ही मतलब है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टेट शुड नॉट इन्वेड योर पर्सनल लाइफ। तुम तुम्हारे पर्सनल लाइफ में कैसे हो, यानी यू शुड नॉट डू एनी इमोरल एक्टिविटी, बराबर है। बट अगर भाई तुमको अकेला ही जीना है, तुम तुम्हारा काम कर रहे हो, घर में आ रहे हो, मस्त खाना पीना कर रहे हो, जा रहे हो, तो स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर नहीं कि भाई नहीं तुम शादी ही करो, बराबर है। तुमको शादी ही करना पड़ेगा, तुमको बच्चा ही करना पड़ेगा। अगर तुम शादी नहीं कर रहे तो तुमको यहाँ के 10 फंक्शन साल के अटेंड ही करना है, तुमको यही खाना है। गवर्नमेंट ने ये चीज़ें बताने को नहीं होना, उसको जैसा जीना है भाई। एवरीवन शुड हैव दिस राइट कि द वे आई वांट टू लिव वो वैसा जिए भाई, बराबर। तो ये सारी 4 चीज़ें हो गई। तो जितना मैं अभी आपको इतना बोल रहा हूँ भाई फंडामेंटल राइट्स, तो ये कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, बराबर है, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। तो वो भाई अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं अपने को 7 फंडामेंटल राइट्स, 7। वी हैव 7 फंडामेंटल राइट्स। तो कौन से 7 फंडामेंटल राइट्स हैं अपने वाले, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। देखना क्या पड़ेगा भाई, मैं आपको बताऊंगा। तो पहला है भाई राइट टू इक्वेलिटी,
फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18। दूसरा है टू फ्रीडम, द मोस्ट फेमस कंट्रोवर्शियल एंड एवरीथिंग राइट टू फ्रीडम, वो है भाई 19 to 22। अभी आप एक चीज़ यहाँ पे समझ लो, ये जो मैंने राइट टू इक्वलिटी जो 14 to 18 लिखा और राइट टू फ्रीडम 19 to 22 लिखा, हर एक आर्टिकल को यानी हर एक दिन खाली अपन राइट टू इक्वलिटी के बारे में ही बात करेंगे कि आर्टिकल 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में क्या है, और उसके सब क्लॉसेस भी देखेंगे, कुछ सर्टेन मोस्ट यानी इंपॉर्टेंट सब क्लॉसेस। क्योंकि असली जो माल है ना भाई, जहाँ पे आर्टिकल को ना एक अलग एंगल से भी देखा जा सकता है, जिसके लूप होल से बहुत सारे होल्स भरे जाते हैं, होल्स किए जाते हैं, तो वो होते हैं सब क्लॉसेस में, बराबर है। तो वो कुछ सर्टेन अपन सब क्लॉसेस भी देखेंगे कि आर्टिकल 15 का अच्छा ये है डिस्क्रिमिनेशन, तो अपन कहाँ डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। अच्छा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, पर रिलीजन में ऐसा होता है, ये भी सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो एवरी डे अपन अगर राइट टू फ्रीडम है 19 to 22 तो पूरे एक एक आर्टिकल लेंगे, वो खाली एक लेक्चर में। आज अपन खाली देखेंगे कि भाई फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली है क्या, उसमें कौन से फंडामेंटल राइट्स है, उसके स्पेशल फीचर्स क्या है, और आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 देखेंगे। और फिर कल से शुरू करेंगे भाई अपन आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी से फ्रॉम 14 to 18। ठीक है, तो ये होंगी भाई अपनी क्रोनोलॉजी। आप क्रोनोलॉजी समझो, क्योंकि क्रोनोलॉजी समझना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये हो गया राइट टू फ्रीडम। फिर है भाई राइट्स अगेन एक्सप्लॉयटेशंस। क्योंकि अगर सरकार की बात आई भाई तो एक्सप्लॉयटेशन तो होना ही है, तो उसके लिए भी अपने पास भाई हथियार है, अपना फंडामेंटल राइट्स। और नाउ इस भारत देश का मोस्ट इम्पोर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, राइट टू फॉलो रिलीजन। द मोस्ट सेंसिटिव, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट अफेक्शनेट वाला मुद्दा वो है भाई 25 से लेकर 28 तक। ठीक है, फिर है भाई माइनॉरिटीज़ के लिए कल्चरल जो लैंग्वेज है, जो सब चीज़ों के लिए जो है भाई, उसके लिए भी अपने पास प्रावधान है फ्रॉम 29 to 30, बराबर है। फिर छठा, अरे ये क्यों लिखा भाई, तो छठा राइट टू प्रॉपर्टी। अभी प्रॉपर्टी का तो विषय निकाल दिया था, बट स्टिल अभी है तो है, अपन बात करेंगे उसके ऊपर भी। अभी नए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके ऊपर, वो भी अपन बात करेंगे, सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे भाई। तो सातवां, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कोई आपके अगर हक को प्रॉब्लम देता है तो उसके लिए क्या रेमेडीज है, क्या कर सकते हो, उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे। तो ऐसे अपने पास ये 7 फंडामेंटल राइट्स है। अभी ये जो 7 फंडामेंटल राइट्स है ना, अगर भारत का सिटीजन है तो उसको इतने भी ये सब फंडामेंटल राइट्स उसको मिलेगी। क्योंकि भाई अगर तुम भारत के नागरिक हो, तुमको फंडामेंटल राइट्स मिलना ये तुम्हारा तो अधिकार है। इस भारत भूमि का, ये जो अपने मदरलैंड है उसका तो अधिकार है ना, तो ये आपको सारे अधिकार मिलेंगे। बट अगर कोई एलियन यानी जादू नहीं, या जो यूएसए की जो मूवीज़ में होते हैं वो वाले एलियंस नहीं, भारत देश में बाहर के आने वाले जो नागरिक है ना, उनको खाली कुछ सर्टन सम ऑफ द कुछ इसमें से कुछ चुनिंदा ही फंडामेंटल राइट्स उनको मिलते हैं। उनको सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते भाई। अगर उनको भी सारे फंडामेंटल राइट्स दे दिए तो फिर अपना क्या होगा, और अगर नहीं दिया तो अपने साथ क्या फ़ायदा होता है, ये सारी चीज़ें भी अपन देखेंगे। तो फिलहाल के लिए ये सारी जो है ना भाई, ये है अपने इतने सारे फंडामेंटल राइट जिसके बारे में अपन कल से बात करेंगे। तो अभी फंडामेंटल राइट्स तो है, बट इसके ना भाई कुछ सर्टेन फीचर्स भी है कि इसकी सुंदरता क्या है,
तो इसकी सुंदरता के कौन से फीचर्स है, हाउ ब्यूटीफुल दिस फंडामेंटल राइट्स आर, इसके बारे में अभी अपन देखेंगे। ठीक है, तो सरकार ने आपको फंडामेंटल राइट्स तो दे दिए, बराबर है, पर सरकार कल आपके फंडामेंटल राइट्स पे आके बैठता है, आपसे छीन लेता है या आपको स्टेट में कुछ तकलीफ देता है, तो फिर क्या आप यानी उसके ऊपर जाके चिल्ला सकते हो क्या, कुछ हक मांग सकते हो, बोल सकते हो सरकार को कि यार मेरे ये फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आपने क्या ही कर लिया। हाँ भाई कर सकते, बिकॉज दिस फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल इन नेचर। यानी जस्टिशिएबल का क्या मीनिंग है भाई, कि अगर तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स को किसी ने तबाह कर दिया तो तुम भाई सुप्रीम कोर्ट, सीसी नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हो। इसके पूरे प्रावधान दिए गए आर्टिकल से, अभी वो अपन आगे देखेंगे ना। ठीक है, तो इट इज जस्टिशिएबल इन नेचर, उसके लिए तुमको जस्टिस मिल सकता है। अगर तुमको बोलने नहीं दिया, अगर तुमको कोई यानी रहने नहीं दिया, तुमको भारत देश में घूमने नहीं दिया, अपन पूरा देखेंगे, तुमको इक्वलिटी नहीं मिली, तुम्हारे कौन से भी मूलभूत अधिकार के ऊपर अगर सरकार आके इन्वेजन करके तुमको प्रतिबंधित करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, तो भाई तुम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हो, ये तुमका अधिकार है इस भारत देश में। तो ये है भाई अपना पहला सबसे सुंदर फीचर। अभी दूसरा फीचर, इसके ही पैराडॉक्स देखो। अभी पैराडॉक्स, ये पैराडॉक्स भाई नेसेसरी भी है। तुम्हारा अगर फंडामेंटल राइट्स को ऑब्स्ट्रक्ट किया सरकार ने तो तुम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, बट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, यानी कुछ नेशनल इमरजेंसी लगती है। इफ देयर इज ए नेशनल इमरजेंसी इन दिस कंट्री, जो कि 1975 में हुआ था, तो तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को खत्म किया जाता है, उसको बर्खास्त किया जाता है। खाली 20 एंड 21 ये दोनों राइट्स ही तुम्हारे पास रहते, बाकी के जितने भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं फ्रॉम 12 टू 35, 20 और 21 छोड़ के सब कैंसल। और उसके ऊपर तुम भाई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी नहीं जा सकते वो सर्टेन पीरियड के लिए। देखो अभी जा सकते हो, नहीं जा सकते, फिर क्या कर सकते हो, वो अपना आगे की चीज़ें हैं, बट एट दैट मोमेंट जब नेशनल इमरजेंसी लगती है ना, तो 20 और 21 को छोड़ के सारे फंडामेंटल राइट्स तुम्हारे कैंसिल हो जाते हैं। तो जो मैं आपको पहले बता रहा था कि भाई वो जस्टिशिएबल है, सरकार तुम्हारी यानी गवर्नमेंट तुम्हारे फंडामेंटल तुमसे छीन नहीं सकता, बट अगर भाई बात ऐसी कुछ हो गई तो सरकार तुम्हारे फंडामेंटल कैंसिल करेगा, खाली 20 और 21 रहेंगे। अगर कहीं पे मार्शल लॉ लगता है, यानी मिलिट्री का शासन, बराबर, अगर मिलिट्री का शासन अगर होता है तो जो तुम्हारे जो मौलिक अधिकार जो है तो होते हैं ना भाई, ये जो मूलभूत अधिकार जो है तुम्हारे, तो इसको भी ना भाई एक सर्टन यानी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, प्रतिबंध आ जाता है उस पर। तुम तुम्हारे मर्जी के हिसाब से फिर कैसे भी जी नहीं सकते। इसका सरल मुद्दा यह है, सरल मैं आपको एकदम सादे शब्दों में बताऊं तो तुम तुम्हारे मर्जी के हिसाब से जी नहीं सकते इन द मार्शल लॉ। अगर मार्शल लॉ कल मुंबई में लगता है तो तुम तुम्हारे हिसाब से जी नहीं सकते, वो लोग डिसाइड करेंगे, यानी सैनिक अपना डिसाइड करेंगे कि भाई इसको इसके साथ क्या करना है, बराबर। तो ये है अपना मौलिक अधिकार और मूलभूत अधिकार के कुछ प्रतिबंध। अभी तो चौथा मुद्दा है, नॉट सैक्रोसैंक्ट एंड नॉट परमानेंट, यानी ये एकदम डिवाइन स्वरूप की नहीं है भाई कि अगर ये भगवान ने हमको दे दिए तो ये परमानेंट ऐसे ही रहेंगे। हाँ, अपने जो मौलिक अधिकार जो ये जो अपने फंडामेंटल मूलभूत अधिकार जो है ना भाई, इसको अपना पार्लियामेंट रिपील कर सकता है, इसको करटेल भी कर सकता है, इसको बदल भी सकता है, इसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है भाई कि आपको अभी यानी ये दे दिया फंडामेंटल राइट्स को बस फाइनल चीज़। हाँ, अगर
कल पार्लियामेंट कुछ लॉज लाता है इस पे तो ये फंडामेंटल राइट्स चेंज भी हो गए। पर अगर उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला, क्या टॉपिक दे सकते हैं अपन, हाँ, नॉट डिवाइन, बट अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये जो तुमने लॉ लाया भाई, ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको उल्लंघन करता है, इसको वो यानी इसके अगेंस्ट जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ये सारी चीज़ें अपन आगे देखेंगे, बट फिलहाल के लिए आप ये समझ लो कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन सोल है, अगर ये सोल के अगेंस्ट जा रहा है भाई तुम्हारा बनाया हुआ लॉ या फंडामेंटल राइट्स को लेके, तो फिर भाई वो जो लॉ है ना उसको कैंसिल किया जाएगा और तुम्हारा जो फंडामेंटल राइट जो कर्टेल रिपेल जो भी कर रहे थे ना वो प्रॉपर सेफ रहेगा। तो बट अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता है भाई कि नहीं ये सोल के साथ जा रहा, ये फंडामेंटल राइट्स में ये अमेंडमेंट होने को होना, तो वो चेंज हो गए। मीन्स द थिंग विच आई वांट टू से हियर, इट इज़ नॉट लाइक कि वो परमानेंट ही है, इट इज़ टेम्पररी। टेम्पररी बेसिस पे काम शुरू है अपने फंडामेंटल राइट्स का, वो चेंज हो सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज़ गोइंग विद द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो चेंज होंगे। परमानेंट कार्यक्रम कुछ नहीं है यहाँ पे, समझे, नथिंग इज परमानेंट हियर, ऐसा अपने कॉन्स्टिट्यूशन का भी बोलना है। सब लोगों की डेथ होनी ही है भाई, सब लोग मरने वाले, ब्रायन जॉनसन को छोड़ के। ब्रायन जॉनसन नहीं मरने वाला और रामदेव बाबा भी शायद से। आगे का मुद्दा, तो ये फंडामेंटल राइट्स जो है ना, इसको डिफेंड करने का जो ठेका लिया है, इसके जो यानी हम तुम्हारे रक्षण करेंगे, वी आर द एवेंजर हियर्स, हाँ वी आर द एवेंजर्स ऑफ दिस कंट्री, वो है भाई सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आपके फंडामेंटल राइट्स का रक्षण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको जस्टिस शेबर का इसके ऊपर बताया था। तो ये भाई अपने फीचर्स बराबर है, तो ये सर्टेन फीचर्स के बलबूते पे अपना फंडामेंटल राइट्स का जो गाड़ा है, जो अपना रथ, अपना जो कैरियट खड़ा है, ये इन सब सारे फीचर्स के ऊपर खड़ा है। तो ये ऐसे अपने फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत होती है फ्रॉम द आर्टिकल 12, बराबर है। तो आज अपन आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इजंट इट। तो भाई आर्टिकल 12, दूसरा पेन ले लेते हैं। आर्टिकल 12, तो ये जो आर्टिकल 12 है वो अपने को डेफिनेशन देता है भाई स्टेट की, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से अपने को स्टेट को देखना है कि कौन से स्टेट के कौन से इंग्रेडिएंट ने अपने साथ अगर दुष्व्यवहार किया, अपने लाइफ में घुस गए, वो अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रतिबंधित कर दिया, तो उसके अपोज में अपन कोर्ट में जा सकते। तो वो स्टेट कौन सा, किस किस के खिलाफ जा सकते, तो उसका डेफिनेशन देखो भाई, स्टेट। बट कौन सा स्टेट, क्या स्टेट, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट, ठीक है। एग्जीक्यूटिव बॉडी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मैंने आपको बताया भाई पिछले लेक्चर्स में, देखना बराबर, ठीक है। पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव बॉडी, जहाँ पे बिल्स बनते हैं। तो ये दोनों जो ऑर्गन्स है अपने गवर्नमेंट के, इनके खिलाफ आप जा सकते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ये है स्टेट। तभी ये हो गया भाई सेंटर। उसी तरह इन एवरी स्टेट, ठीक है, इन एवरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, बराबर है। इनकी जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी जो स्टेट का जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, एंड ये लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी सेम ये भी हो गया भाई स्टेट। इनके खिलाफ भी आप जा सकते हो अगर इन्होंने आपके ज़िंदगी में घुस गए तो डायरेक्ट।
और इसी के साथ लोकल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज यानी कौन सा भाई, म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, ये भी स्टेट है भाई। इवन LIC, ONGC, ठीक है, सेल, ये भी स्टेट है, ठीक है। तो ये सब लोगों ने अगर तुम्हारे साथ अन्याय किया, तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को अगर दबाया, तुमको जीने का अधिकार नहीं दिया, तुम्हारे जीने के ऊपर वो बोले कि नहीं यू शुड नॉट डू दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग, ऐसा वैसा, तो तुम भाई इन सबको लेके हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। यू हैव दैट पावर, समझे। तो ये अपने को भाई आर्टिकल 12 बताता है कि तुमको भाई कोर्ट में जाना ही है, पर इन लोगों के अपोज में स्टेट के अपोज में, स्टेट क्या, तो स्टेट ये सारे लोग हो भाई, समझा। तो ये भाई अपने आर्टिकल 12 में। तो अब अपन देखते गाइस आर्टिकल 13। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये देश का जो अपना पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, पार्लियामेंट, संसद। अगर संसद कुछ ऐसे लॉज लाता है भाई इन द पार्लियामेंट विच इज नॉट गोइंग विद द सोल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 13 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर है कि उसको वो बर्खास्त कर दे, ठीक है, उसको वो कैंसल आउट कर दे कि भाई दिस इज नॉट गोइंग विद द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ यू कैन डू दिस, वो उसको ना वॉइड करार करेगा, वॉइड। तो ये पावर को बोलते हैं भाई जुडिशियल रिव्यू, बराबर है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये ताकत है कि संसद और जो स्टेट का भी जो लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, अगर कोई ऐसा बिल पास करता है विच इज नॉट गोइंग विद द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या बेसिस स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जा रहा है, तो उसको न वो वॉइड करार कर देगा, यानी कैंसल। वॉइड यानी कैंसल, समझ लो आप कि ये पास नहीं होगा भाई, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल देंगे, ठीक है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है ये वर्ड वगैरह, इतना यानी आसान शब्दों में दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर देगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। तो कौन सी चीजें, नॉट ओनली द लॉ तो करेंगे ही भाई, पर सरकार अगर कुछ ऑर्डिनेंस निकलता है, ठीक है, या कुछ रेगुलेशंस या कुछ नोटिफिकेशन निकलता है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में जा रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में गया तो भाई वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सीधा साधा सिंपल अपना विषय है यहाँ पे कि इफ इट इज गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन देन इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये सारी चीजें भाई आर्टिकल 13 के बारे में। अब इसके बाद है भाई राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी वाई आई एम डूइंग दिस, कि अगले चैप्टर में क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज बहुत गहरा विषय है, और अगर सारी चीज़ें अगर एक ही चैप्टर में लिया तो वो ना भाई चीज़ें क्रम्बल हो जाएंगी। तो फिलहाल के लिए अपन इतना ही रखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू द फंडामेंटल राइट्स। आगे के चैप्टर में भाई अपन अपना ना जर्नी शुरू करेंगे अपना फ्रीडम को, अपने फंडामेंटल राइट्स को लेके, जिसमें बहुत सारे बातें होंगी। एकदम आप आराम से बैठ के देखो, सुनो, मस्त गाड़ी चलाते वक्त, कार चलाते, वॉट एवर, जैसा भी आपको करना होगा, अपने फंडामेंटल राइट्स की जर्नी शुरू होती है। सो प्लीज़ आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब चीज़ें करो भाई। थैंक यू।